अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीर अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए मौजू के साथ। आज का हमारा मौजू फ़्लू है। इस दफ़ा ये ख़बरें हैं कि फ़्लू दुनिया में काफ़ी शिद्दत के साथ फैलेगा और अमेरिका में तो अलर्ट भी जारी हो चुका है। तो इसी सिलसिले में आज मैंने मदऊ किया है डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर को। इस हवाले से डॉक्टर साहब से जानेंगे। मेरे पास सवालात मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए सबसे पहले तो कि ये फ़्लू होता क्या है? और ये भी बताइए क्या ये लगने वाली बीमारी है? और अगर लगती है तो कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती है बीमारी? अच्छा देखिए, फ्लू कोई नई बीमारी तो नहीं है, 100 सालों से ये इस दुनिया में मौजूद है और हर साल ये आती है। और वैसे तो साल के 12 महीने में हो सकती है, लेकिन अमूमन जो सर्दियों का मौसम जब शुरू होता है अक्टूबर के बाद ख़ास करके, तो इसकी शुरुआत शिद्दत के साथ होती हैं। सही। तो तमाम लोगों को ये इन्वॉल्व नहीं करती। जो 10% ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉपुलेशन किसी इलाके की ये इसमें मुब्तला हो सकती है। फ्लू वैसे ही फैलता है। देखिए अब तो बहुत आसान हो गया, पहले मुश्किल होता था लोगों को समझाना। जब से कोविड आया तो लोगों को समझ में आ गई है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है। तो ये ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारे मुंह से कुछ छोटे छोटे ज़र्रात बुखारात की शक्ल में निकलते हैं। पानी के ज़र्रात होते हैं वाटर, या हम जब छींकते हैं या जब हम खांसते हैं तो ये निकलते हैं। निकल करके ये मुअल्लक़ हो जाते हैं हवा में, कुछ देर हवा में रहते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, या फिर हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं, या फिर किसी भी चीज़ पर ये जल सकते हैं। अब इनके अंदर अगर किसी को वायरस है तो वायरस भी इनके अंदर होता है, तो ये एक सर्टेन मुद्दत तक ये इसमें सर्वाइव भी करता है। अगर किसी के ये हाथ पे लग जाए या कोई बहुत ही विसिनिटी करीब में है, 1 से 2 मीटर के फासले पे है, तो वो इसको इनहेल भी कर सकता है। और कहीं हाथ रखा, वहाँ पर कोई शख्स पहले उसने बात किया है और वो मुब्तला था, उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वो उसके हाथ में लगे, उसने फिर अपना नाक मुंह उसी जो है हाथ से छू लिया विदाउट वॉशिंग, या फिर सैनिटाइज़र यूज़ नहीं किया, सही। तो एहतमाल ये होता है कि उसे भी वो बीमारी लग जाए। तो फ्लू वैसे ही लगता है जैसे कि कोविड लगता था, और इसकी जो है फैलाव इस तरह से हो सकता है। तो आपका एक सवाल में कई सवाल था, तो मैं थोड़ा भूल गया हूँ। एक मेरा सवाल था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फ़्लू क्या होता है? और क्या ये लगने वाली बीमारी है? और अगर लगती है तो एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे मुंतकिल होती है? जी बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे इंसान में तो मैंने एक इंसान से जो ये आखिरी सवाल मैंने असल में पिक कर लिया था, तो उसका जवाब तो दे दिया है ठीक कि है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक इंसान को दूसरे इंसान से लग सकती है। बाकी फ्लू एक वायरल डिजीज़ है। सही। जैसे और बहुत सारी वायरल डिजीज़ होती हैं, ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, और उसका फैलाव का सबब भी जो है ना, ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये इससे होता है। सही। डॉक्टर साहब, सपोज़ मैं किसी महफ़िल में गया और वहाँ कई लोग फ़्लू में मुब्तला थे, तो मुझे कितने दिन में मैं भी फ़्लू में मुब्तला हो सकता हूँ? और अगर मुब्तला होऊँगा तो क्या अलामात होंगी जो मुझ में ज़ाहिर होंगी? कितने दिन में ज़ाहिर होंगी अलामात मुझ में? अच्छा, देखिए अगर ऐसा कि किसी को लग जाए और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, तो ज़ाहिर है उसमें ज़रूरी नहीं कि अलामात पहले ज़ाहिर हों। हो सकता है कि वो बड़ा इम्यून हो और उसमें कुछ अलामात ही ज़ाहिर ना हो। लेकिन अगर अलामात ज़ाहिर हुई हैं तो वो 1 से लेके 4 दिन में हो सकती हैं। इसमें जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ये कहलाता है, तो 1 से 4 दिन, और एवरेज आप ले लें तो 2 दिन में अमूमन अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। सही। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कई लोगों को फ़्लू होता है। आप हमें ये बता सकते हैं कि किन लोगों में खतरा रहता है कि फ़्लू ज़्यादा सीवियर हो सकता है? हाँ, फ्लू किन में ज़्यादा है? एक छोटे बच्चे, अच्छा। 5 साल से कम उम्र बच्चों में फ्लू खतरनाक हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है। हामला औरत में फ्लू खतरनाक हो सकता है। फ्लू खतरनाक हो सकता है ज़ईफ़ लोगों में, 65 साल से ज़्यादा उम्र में। अच्छा, फ्लू खतरनाक हो सकता है उन लोगों में जिनमें पहले से लंग्स के अमराज हैं। ठीक है, कोई सांस की बीमारी में पहले से मुब्तला है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो हार्ट डिजीज़ में मुब्तला लोग हैं, उनको ज़्यादा फ्लू प्रॉब्लम कर सकता है। सही। अच्छा, डॉक्टर साहब, बहुत सारी बीमारी हैं जिसमें ये कॉमन अलामात होती हैं, नज़ला, बुखार और दीगर अलामात होती हैं।
फ्लू में ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज है जिससे हम तशखीस कर सकें कि हाँ यार ये फ्लू है? अच्छा, फ्लू की अलामात तो देखिए बहुत ही सादा सी हैं। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले की तकलीफ़, जिस्म में दर्द, कहीं-कहीं ख़ास करके बच्चों में डायरिया। तो फ्लू जब भी आता है, ये ज़रूरी नहीं कि इसके साथ फ़ीवर भी हो, लेकिन अमूमन फ़ीवर होता है। जिस्म में दर्द का होना जैसे कोविड में होता था, या डेंगू में जैसे दर्द होता है, सर में दर्द और जिस्म में दर्द, तो वो फ्लू में भी होता है। बस ये होता है कि या तो नज़ला बहता हुआ होगा या जमा हुआ होगा, दोनों सूरतों में हो सकता है कि नाक बंद भी हो जाती है और नाक बहती भी है, तो ये होता है। गले में तकलीफ़ होती है, तो अभी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें ये होता है, जी। लेकिन इसमें सीवियरिटी का फ़र्क हो जाता है कि हम वही कहते थे कि भाई ये कॉमन कोल्ड है, सिर्फ या फिर ये फ्लू है, ये कोविड है, क्या है? तो उसको कैसे पहचाना जाए? तो सिम्पटम्स से तो पहचानना बहुत मुश्किल है ठीक है। कि आप सर्टेनली कह सकें कि भैया ये फ्लू है, ये कोविड नहीं है, ये कॉमन कोल्ड है, ये फ्लू नहीं है। लेकिन ये याद रहे कि कॉमन कोल्ड हल्की अलामात के साथ होता है, बहुत ज़्यादा बसा औकात फ़ीवर होता ही नहीं है, अगर होता है तो बहुत हल्का होता है कॉमन कोल्ड में। और कॉमन कोल्ड में अमूमन किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होती, जैसा कि फ्लू में होती है। और कॉमन कोल्ड जो है खुद ही इम्प्रूव हो जाता है। इसकी मुद्दत कोई 3 से 7 दिन है। 3 से 7 दिन में नज़ला ज़ुकाम हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, जिस्म में दर्द नहीं होता कॉमन कोल्ड में यूजुअली। सही। आपको माइल्जिया नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा, लेकिन फ्लू में आपको माइल्जिया होता है, ठीक-ठाक पेन होता है आपको बॉडी में और आपके सर में भी दर्द होता है। तो बस अलामात की शिद्दत का थोड़ा-सा फ़र्क है कॉमन कोल्ड और फ्लू में, और कॉम्प्लिकेशन का फ़र्क है। कॉम्प्लिकेशंस फ्लू में होती है, कॉमन कोल्ड में किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा होती है। और इसी तरह से आप कोविड की तरफ आ जाएँ तो कोविड में भी ये है कि डिपेंड करता है कि सीवियरिटी के साथ है कि नहीं है, सीवियरिटी साथ होगा तो फिर वो लंग्स इन्वॉल्व कर लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें अलामात तो बताई, हमें ये बताइए कि जैसे हमारे पास कोविड का टेस्ट होता था, हम टेस्ट कराते थे और डायग्नोस कर लेते थे कि हमें कोविड है, तो क्या फ्लू का कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि हम कराएं और डायग्नोस कर लें कि हमें फ्लू है? जी हाँ, फ्लू का भी टेस्ट होता है, मौजूद होता है, लेकिन अमूमन जो है ना ज़्यादातर हम लोग नहीं करा रहे होते हैं। कॉस्ट भी एक मैटर करता है, लेकिन मौजूद है और इसका टेस्ट करा सकते हैं। लाइक के जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, तो रैपिड इन्फ्लुएंजा टेस्ट कहलाता है, तो वो हम करा सकते हैं। इसके अलावा रैपिड मॉलिक्यूलर एसे टेस्ट होते हैं, वो हम करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे उसमें पीसीआर टेस्ट होता था, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन टेस्ट, तो वो भी हम पीसीआर टेस्ट भी हम इसका करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिन लोगों में ये फ्लू जो है सीवियरिटी इख्तियार करता है, तो उनमें क्या पेचीदगियाँ होती हैं? हाँ, अगर देखिए कि पीछे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम इसको कहते हैं, सुपर एडेड थी तो वायरस की बीमारी, ठीक है। लेकिन क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होने के बाइस जो बैक्टीरिया हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं, उन्होंने भी हमला कर देना है। वो हमला कर देते हैं तो हो जाए। अब जैसे साइनोसाइटिस हो जाना, फ्लू के बाद साइनोसाइटिस किसी को हो गया, बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस हो गया, या इसी तरह बैक्टीरियल नमूनिया हो गया, तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं फ्लू को। और जो 1919 का जो फ्लू आया था, उसमें यही कुछ हुआ था, क्योंकि वो एरा नहीं था एंटीबायोटिक का, तो बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी। और उसमें यही था कि सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था फ्लू की वजह से। और अपना वायरल की भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होती हैं, उसमें भी हमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना, सुपर एडेड, ये मेन रोल प्ले करता है बिगाड़ में, इसके कॉम्प्लिकेशंस में। सही। डॉक्टर साहब, इसका फ्लू का इलाज क्या है? अच्छा, इलाज तो बहुत ही सीधा-सादा सा है। पहले तो एक प्रिवेंशन की बात होती है, तो प्रिवेंशन तो जब हो गया तो अब प्रिवेंशन की तो बात नहीं है, अब इलाज की बात है। तो सिम्प्टोमेटिक ही इलाज होता है। दर्द के लिए दवा दी जाती है, नज़ले के लिए दवा दी जाती है। इस तरह की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चंद इक़दामात किए जाते हैं। तो ये एक कॉमन सी जो हम अमूमन यूज़ करते हैं नज़ला ज़ुकाम बुखार में। एंटी एलर्जी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें समटाइम्स। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन्स का इस्तेमाल हम बढ़ा देते हैं। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर हमें ज़ाहिर है फिर एंटीबायोटिक्स की तरफ भी आना पड़ता है। और
چند ایک کیسز میں اینٹی وائرل بھی ہم دیتے ہیں، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہاں دینا چاہیے، اور یہ ڈاکٹر آپ کا جو آپ کا معالج ہے وہ کہے گا کہ کیا اینٹی وائرل کی ضرورت ہے۔ تو بہت ساری اینٹی وائرل آج کل دستیاب ہیں مارکیٹ میں، جو کہ فلو کے کیسز میں دی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی پریونشن کی، تو مجھے یہ بتائیے کوئی بھی جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی بیمار ہونا نہیں چاہتا، تو یہ بتائیے کہ کیسے کون سے ایسے اقدام ہیں جو ہم اپنائیں تو ہم اس فلو سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں تو آپ کوئی سے بھی ایسے اقدام آپ بتا دیں گے پبلک نہیں کرے گی، جس نے کووڈ میں نہیں کیا تو اب یہ کیا فلو سے کر لیں گے؟ وہی اقدامات ہیں بچاؤ کے جو کووڈ کے تھے، وہی ماسک پہنیے، ہاتھ کو بار بار اپنے صاف کیجئے، سینیٹائز کیجئے، لوگوں سے تھوڑا فاصلہ مینٹین رکھیے، جو لوگوں کو فلو ہو گیا ہے وہ دوسروں کو بچائیں کہ کم از کم یا تو وہ گھر پہ اسٹے کریں، اور اگر گھر پہ اسٹے نہیں کر سکتے تو کم از کم ماسک یوز کر لیں تاکہ دوسروں کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، تو ذرا سا لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یہ آج کل کا وتیرہ بن چکا ہے۔ یعنی لوگ سوچتے ہیں ارے ہم بیمار ہوئے تو ہم کیوں بچائیں، ہمیں بھی تو کسی سے لگا تھا، بھائی ہم بھی بیمار کریں گے دوسروں کو۔ تو یہ ہے، یعنی لوگوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ ان کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ یہ سوچتے ہیں بھائی ہم نقصان میں رہیں تو دوسرا فائدے میں کیوں رہے۔ تو یہ سوچ کے حامل اکثریت ہو گئی ہے نا، تو اجتماعیت تو ختم ہو گئی ہے، اب انفرادیت رہی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ بس وہ زندہ رہے، دوسرا مر جائے۔ تو جہاں اس طرح کی سوچ جنم لیتی ہے وہاں پر پھر اس طرح سے پریکاشنز بتانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ویسے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ، ہو سکتا ہے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، تو وہ ان باتوں پر عمل کر لیں کہ بھائی جو کووڈ کی جتنی بھی بچاؤ کی تدابیر تھیں ان کو میں ازبر ہیں لوگوں کو، وہی بچاؤ کی تدابیر یہاں اختیار کر لیں، آپ فلو سے بھی بچے رہیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ویکسین آتی ہے، اس کی اکتوبر کے ہی مہینے میں ویکسین لگتی ہے، تو اکتوبر کی آمد ہے، تو اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگ اگر ویکسین لگا سکتے ہیں جو لوگ لگا لیں، اور خصوصاً ان لوگوں کو لگا لیں جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو لگا لینا چاہیے، جو مبتلا ہیں بیماریوں میں، جیسے جن کو ڈائبٹیز ہے، قوت مدافعت کی کمی ہے، جن کو دل کی بیماریاں ہیں، جن کو پھیپھڑے کی بیماریاں ہیں، اور جو 60-65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، وہ ایک ویکسین لگا لیں، تو اگر ان کو ہوا بھی تو بہت ہلکا ہوگا، ادروائز ان کو نہیں ہوگا۔ تو یہ پریونشن ہے، جو لوگ جانا چاہتے ہیں، اس طرف جانا چاہتے ہیں، پریونٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کو، ضرور کریں، کیونکہ یہ بگڑ بھی سکتی ہے اور انفلوئنزا سے اموات بھی ہوتی ہیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، کلیئرٹی ہو گئی ہوگی آپ کو۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں کریں، ہم وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔